हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का स्वागत है सीएमए इंटरमीडिएट लॉ की इस जर्नी में। ये सब्जेक्ट सिर्फ सेक्शंस और रूल्स याद करने के लिए नहीं है, बल्कि समझने के लिए है कि हमारे देश में बिजनेस और कॉर्पोरेट वर्ल्ड कैसे रेगुलेट किया जाता है। राइट। एंड आज की क्लास हमारा फाउंडेशन क्लास है, जिसमें हम एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाएंगे कि लॉ को समझना एक लॉजिकल प्रोसेस है, और अगर आप सही अप्रोच के साथ चलेंगे तो ये सब्जेक्ट आपको प्रैक्टिकल और इंटरेस्टिंग लगेगा। राइट। एंड लॉ में स्कोर करना बहुत इजी है। राइट। स्टैटिक नेचर है। लॉ में जो एक्ट्स और सेक्शन होते हैं वो फिक्स होते हैं, बस उन्हें समझने और याद करने की ज़रूरत है। एंड जो लॉ में फ्रीक्वेंट चेंज नहीं होता है या अपडेट्स बहुत कम होते हैं, इसलिए आप अपने मटेरियल के साथ कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। राइट। एंड लॉजिकल सीक्वेंस मीन्स हर रूल और सेक्शन का एक रीजन होता है। अगर आप लॉजिक को समझ गए तो याद करना और लिखना सिंपल हो जाता है लॉ में। एंड एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका, तो आपको क्वेश्चंस के आंसर्स सोचने में टाइम नहीं लगेगा। सिंपल। राइट। एंड सिलेबस जो है वो स्ट्रक्चर्ड सिलेबस है हमारा सीएमए इंटरमीडिएट लॉ के अंदर। सीएमए लॉ का सिलेबस डिवाइड किया गया है सिस्टमेटिकली। अगर आप एटलीस्ट 2 to 3 बार रिवीजन कर लेते हो तो पूरा सिलेबस आपके हाथ में होगा। राइट। एंड हर यूनिट की पॉइंट्स अच्छे से डिफाइंड है, जो एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। एंड 2 to 3 टाइम्स रिवीजन का फॉर्मूला क्या है? फास्ट आपको रीडिंग करना है। एक बार चैप्टर को पूरे कंप्लीट रीडिंग करना है। राइट। कंप्लीट में पढ़ें और समझने की कोशिश करें। मैंने पहले पहले तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको पूरे कंप्लीट सब्जेक्ट को, पूरे ईच एंड एवरी पेज को पढ़ना है। राइट। जैसे भी वो पढ़ना है आपको, जैसे भी हो पढ़ना है आपको, चाहे याद आए ना आए, कुछ समझ में आए ना आए, लेकिन आप पढ़ना चाहिए फास्ट। ये फास्ट रीडिंग की बात मैं कर रहा हूँ, फास्ट रीडिंग आपको करना ही है। राइट। तो आप फास्ट रीडिंग करो, उसके बाद आपको पता चलेगा कि रीडिंग करने का इंपॉर्टेंस क्या था। राइट। तो एक बार चैप्टर को अच्छे से पढ़ें और समझने की कोशिश करें। इंपॉर्टेंट टर्म्स और सेक्शंस को हाईलाइट करें। राइट। एंड कॉन्सेप्ट्स को डेली एग्जाम्पल्स के साथ लिंक करें। अगर ऐसा करेंगे तो तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेट स्टडी। राइट। देन आता है सेकंड रीडिंग। सेकंड रीडिंग में जो पॉइंट्स पहले टॉक लग रहे थे उनको दोबारा पढ़ें और अपने नोट्स बनाएं। लेकिन जैसे कि जो जो वर्ड्स एंड जो जो पॉइंट्स आपको समझ में नहीं आ रहा है, वहां पर आप अंडरलाइन करें एंड उसको दोबारा पढ़ें। तो ऐसे करने से क्या होता है, तो ब्रेन में फीड हो जाता है। एंड एक बार डायग्राम्स और चार्ट्स के साथ क्विक रिवीजन करें। राइट। एंड देन थर्ड रीडिंग में क्या करना है, जो कि होगा प्री एग्जाम रिवीजन, जिसको कहते हैं प्री एग्जाम रिवीजन। राइट। तो वहां पर सिर्फ इंपॉर्टेंट सेक्शंस, पेनल्टीज और केस को रिवाइज करें। जब थर्ड रिवाइज हम करेंगे एग्जाम के पहले, तो वहां पर क्या करना है, इंपॉर्टेंट सेक्शंस, पेनल्टीज और केस को रिवाइज करें, मॉक पेपर सॉल्व करें और एग्जाम राइटिंग प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। राइट। एंड सीएमए इंटरमीडिएट लॉ में बेयर एक्ट्स का लैंग्वेज सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। ये बात आप मतलब माइंड में रख कर चलना है कि सीएमए इंटरमीडिएट लॉ में बेयर एक्ट्स का लैंग्वेज सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। अगर आप इसको रेगुलरली पढ़ते हैं तो कॉन्सेप्ट्स नेचुरली याद हो जाता है। एमसीक्यूज और डिस्क्रिप्टिव आंसर्स के लिए स्पेसिफिक सेक्शंस का रेफरेंस देना मार्क्स बूस्ट करने में हेल्प करता है। राइट। राइट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट इनटू द मेन चैप्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट। सी जो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ए ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। राइट। तो फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी फीचर्स है, जैसे कि कंबाइंस द फेडरल स्ट्रक्चर विथ सेंट्रल डोमिनेंस इन इमरजेंसीज। देन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इस अडॉप्ट किया गया है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स विथ लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी। राइट। एंड ये इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है, इंश्योर करता है। एंड इट चेक्स एंड बैलेंस विद इन गवर्नेंस, गवर्नेंस के अंदर सब कुछ होता है। राइट। एंड इमरजेंसी प्रोविजंस है, जैसे कि इट गिव्स मैकेनिज्म्स फॉर गवर्नेंस ड्यूरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस। राइट। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेट्स राइट व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Key features of the Indian Constitution. Indian Constitution. What are the key features of Indian Constitution? Right. So first and most important, you just need to write lengthiest written constitution. Lengthiest written constitution.
एंड सेकेंड में लिखना है फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी फीचर्स, विथ यूनिटरी फीचर्स। थर्ड में लिखना है पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी एंड इमरजेंसी प्रोविजंस, इमरजेंसी provisions. बस these 5 key features of Indian Constitution is more than enough. First, lengthiest written constitution है, a blend of rigidity and flexibility. Then federal system with unitary features, means combines the federal structure with central dominance in emergencies. Then it's a parliamentary form of government, means ये adopt कर रहा है democratic principles with legislative supremacy. Then independent judiciary, means it ensure करता है checks and balance within the governance. And emergency provisions, means it provides mechanisms for governance during extraordinary situation, right? And हमारा जो इंडियन प्रियम्बल है वो अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली एंड इट डिक्लेयर्स इंडिया एज ए सोवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक पब्लिक. एंड प्रियम्बल का ऑब्जेक्टिव क्या है? इक्वल जस्टिस देना, लिबर्टी करना, इक्वालिटी मेंटेन करना, फैटर्निटी करना, राइट? एंड प्रियम्बल का जो गोल है वो है डिस्क्लोज करना सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को, स्पेसिफिक्स द डेट ऑफ कमेंसमेंट एंड सेट आउट द राइट्स एंड फ्रीडम्स फॉर सिटीजन्स. सिटीजन्स के लिए सेट आउट करना है राइट्स एंड फ्रीडम्स एंड इट डिक्लेयर्स द नेचर ऑफ गवर्नमेंट, राइट? एंड एक केस स्टडी है जैसे कि केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, एंड वहाँ पर द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन and must be read in harmony with its provisions. However, it is not enforceable in court. But ये कोर्ट में enforceable नहीं है, right? सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट held that the preamble is a part of the constitution, but it is not enforceable in court, right? तो फर्स्ट लिखना है preamble क्या है? The preamble इसमें से भी आपको रीड करना है. एग्जाम में क्वेश्चन बहुत कम आता है बट फिर भी हमको की पॉइंट्स लिखना है तो एग्जाम में आए तो रिवाइज कर सके. फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली, राइट? एंड इट डिक्लेयर्स इंडिया एज ए सोवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक पब्लिक. एंड प्रियम्बल का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रियम्बल का ऑब्जेक्ट क्या है? मैंने जैसे लिख रहा हूं ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना है, राइट? ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना है. ऑब्जेक्टिव है जस्टिस देना, लिबर्टी करना, इक्वालिटी मेंटेन करना एंड फैटर्निटी, राइट? अब ये है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रियम्बल. देन क्या है प्रियम्बल का गोल? फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट डिस्क्लोज द सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये डिस्क्लोज करता है सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्क्लोज द सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सेकेंड, ये स्पेसिफाई करता है, इट स्पेसिफाइज द डेट ऑफ कमेंसमेंट, द डेट ऑफ कमेंसमेंट, राइट? एंड थर्ड, इट सेट्स आउट द राइट्स एंड फ्रीडम्स, द राइट्स एंड फ्रीडम्स फॉर सिटीजन्स. ये सेट आउट करता है राइट एंड फ्रीडम्स फॉर सिटीजन्स एंड डिक्लेयर्स
द नेचर ऑफ द गवर्नमेंट, द नेचर ऑफ गवर्नमेंट, राइट। तो ये है प्रियम्बल पर्पस। एंड व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स? सी, फंडामेंटल राइट्स मीन्स it aim to protect elementary rights such as you can say life, liberty and freedom from legislative overreach, right? and इसमें जो सबसे important है, first let's write fundamental right क्या है। हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल जो लॉ है तो वहाँ पर फंडामेंटल राइट्स है, यू कैन राइट टू protect elementary rights such as life, liberty and freedom from legislative overreach। इतना ही, सिर्फ 2 पॉइंट्स लिखना है। 2 पॉइंट्स इज मोर देन एनफ, राइट। कि फंडामेंटल राइट्स क्या है ना, टू प्रोटेक्ट एलिमेंट्री राइट्स सच एज लाइफ, लिबर्टी एंड फ्रीडम फ्रॉम लेजिस्लेटिव ओवररीच, राइट। नाउ की फीचर्स, जैसे कि आर्टिकल 14, राइट। तो ये सब MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको जो याद रखना है कि आर्टिकल 14 क्या है। सी, आर्टिकल 14 मीन्स इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड प्रोहिबिशन ऑफ आर्बिट्रेरीनेस, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड प्रोहिबिशन ऑफ आर्बिट्रेरीनेस। बट इसमें कुछ एक्सेप्शंस है, आर्टिकल 14 में कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम कोर्ट प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग देयर टेन्योर। जो प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स, वो लोग एग्जेम्प्ट होते हैं फ्रॉम कोर्ट प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग देयर टेन्योर, राइट। एंड सिविल एंड क्रिमिनल इम्यूनिटी अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस, सिविल एंड क्रिमिनल इम्यूनिटी अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में आर्टिकल 14 का जो इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड प्रोहिबिशन ऑफ एविडेंस है वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं होता है, राइट। तो आर्टिकल 14 जो है वो है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड प्रोहिबिशन ऑफ आर्बिट्रेरीनेस राइट। देन आते हैं आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या है? आर्टिकल 15 क्या है? सी, आर्टिकल 15 मीन्स प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 15 जो है वो मतलब जो प्रोहिबिशन है डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था वो डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिशन करने के लिए आर्टिकल 15 इंट्रोड्यूस हुआ है। आर्टिकल 15 इंट्रोड्यूस हुआ है फॉर प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। सो लेट्स राइट आर्टिकल 15 इंट्रोड्यूस टू prohibition of discrimination based on religion, race, caste, sex और place of birth, right? Article 15 prohibition of discrimination based on religion, race, caste, sex और place of birth। तो इतना ही लिखना है। बट आर्टिकल 15 में भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि स्पेशल प्रोविजंस फॉर वोमेन, चिल्ड्रेन, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, राइट। तो वहाँ पर जो आर्टिकल 15 का जो कंडीशंस है, जैसे कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, बट कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि अगर जहाँ पर स्पेशल प्रोविजंस है वोमेन के लिए तो वहाँ पर आर्टिकल 15 काम नहीं करेगा, एप्लीकेबल नहीं होगा आर्टिकल 15। एंड सिमिलरली अगर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड एरियाज है उसके लिए स्पेसिफिक एक्ट है, राइट, स्पेसिफिक रेगुलेशंस है, तो वहाँ पर आर्टिकल 15 एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड ऑल्सो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए ऑल्सो सेपरेट रूल्स रेगुलेशंस है, सेपरेट फैसिलिटीज है, तो आर्टिकल 15 एप्लीकेबल नहीं होगा, राइट। देन आता है आर्टिकल 16। अब आर्टिकल 16 जो है
let's write article 16. अब ये आर्टिकल 16 क्या है? सी, आपको यहाँ पर सीएमए इंटरमीडिएट के अंदर बहुत मतलब इतना डिटेल जाने का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है इसमें। जब जो लोग आईएएस ओएएस का मतलब पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पर बहुत सारे मतलब पढ़ने को मिलता है ये जो सब आर्टिकल्स है। बट हमारा यहाँ जो सिलेबस है सीएमए इंटरमीडिएट के अंदर, वहाँ पर आपको डीप नहीं जाना है, सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन ही आपको आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो वही सब हम लोग मतलब वही सब याद रखेंगे, राइट। इतना पूरा डेप्थ एनालिसिस करने का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट बेसिक आइडियाज होना चाहिए कि आर्टिकल्स क्या क्या है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, राइट। तो वो सब, तो आर्टिकल 16 जो है, ये आर्टिकल 16 इज डिपेंड अपॉन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। क्या है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, राइट। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, right? Article 16 is all about equality of opportunity in public employment. and यहाँ पर भी आर्टिकल 16 में भी कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि रेसिडेंस बेस्ड रिक्वायरमेंट फॉर सर्टन अपॉइंटमेंट। जहाँ पर रेसिडेंट बेस्ड के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है फॉर सर्टन अपॉइंटमेंट्स, तो वहाँ पर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकता। एंड और एक एक्सेप्शन है, जैसे कि मान लो अगर रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एंड शेड्यूल कास्ट एंड ट्रिब्स, जो लोग सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं एंड शेड्यूल कास्ट ट्रिब हैं, वहाँ पर अगर रिजर्वेशन दिया जा रहा है तो वहाँ पर आर्टिकल 16 जो है वो एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, राइट। तो आर्टिकल 16 का 2 एक्सेप्शन है। एक तो रेसिडेंस बेस्ड रिक्वायरमेंट फॉर सर्टन अपॉइंटमेंट, वहाँ पर आर्टिकल 16 जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड और एक है रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एंड शेड्यूल कास्ट एंड ट्रिब्स, जो सोशली एंड एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेस लोग हैं, तो वहाँ पर अगर कुछ रिजर्वेशन है तो वहाँ पर आर्टिकल 16 एप्लीकेबल नहीं होगा, राइट। एंड नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 17। अब ये आर्टिकल 17 क्या है? सी, आर्टिकल 17 जो है वो है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, राइट। छुआ का जो भाव होता था वो आर्टिकल 17 एबोलिश कर रहा है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म, राइट। तो आर्टिकल 17 डील्स विथ एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी and its practice in any form। बस इतना ही लिखना है, abolition of untouchability and its practice in any form, right। then next आता है आर्टिकल 18। अब ये आर्टिकल 18 क्या है? सी, आर्टिकल 18 ऑल्सो टाइटल, abolition of titles एक्सेप्ट फॉर मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शंस। ये एबोलिशन ऑफ टाइटल्स है, बट यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शंस के केस में आर्टिकल 18 जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, लेट्स राइट आर्टिकल 18 मीन्स एबोलिशन ऑफ टाइटल्स except for paramilitary or academic distinctions। ये सब आपका MCQ में आ सकता है, तो इंपॉर्टेंट है ये सब आर्टिकल को याद रखना, राइट। देन आता है आर्टिकल 19। अब आर्टिकल 19 क्या है? सी, आर्टिकल 19 जो है वहाँ पर 6 फ्रीडम्स मेंशन किया गया है, जैसे कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन में फ्रीडम हो सके, असेंबली में फ्रीडम्स हो सके, एसोसिएशन में फ्रीडम हो सके, मूवमेंट में फ्रीडम हो सके, राइट। देन रेसिडेंस एंड सेटलमेंट में भी फ्रीडम हो सके, एंड प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, ये सब में। एंड रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस मीन्स you can say public order, decency, morality, sovereignty and integrity of India, right। तो article 19 deals with 6 freedoms, क्या क्या है फ्रीडम्स?
फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन एंड स्पीच में इंडिपेंडेंस होना चाहिए, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। देन असेंबली, देन आता है एसोसिएशन, देन आता है मूवमेंट, देन रेसिडेंस एंड सेटलमेंट, रेसिडेंस एंड सेटलमेंट, देन प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, राइट। 6 फ्रीडम्स, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस एंड सेटलमेंट एंड प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, राइट। ये आर्टिकल 19 डील्स विद 6 फ्रीडम्स। देन आता है और एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20। अब ये आर्टिकल 20 क्या है? सी, आर्टिकल 20 इट प्रोटेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ कॉन्विक्शन फॉर ऑफेंस, राइट। आर्टिकल 20 जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा है इन रेस्पेक्ट ऑफ कॉन्विक्शन फॉर ऑफेंस, मीन्स एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, मीन्स नो रिट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लॉ, कोई रिट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लॉज नहीं हो सकता। डबल जियोपार्डी, मीन्स नो पनिशमेंट ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस, सेम ऑफेंस के लिए 2 टाइम्स पनिशमेंट नहीं हो सकता। डबल जियोपार्डी मीन्स नो पनिशमेंट ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस, सेम ऑफेंस के लिए किसी को 2 टाइम्स पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता, राइट। एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन, सेल्फ इंक्रिमिनेशन दैट मीन्स व्हाट? प्रोटेक्शन फ्रॉम बीइंग कंपेल्ड टू टेस्टिफाई अगेंस्ट oneself, प्रोटेक्शन फ्रॉम बीइंग कंपेल्ड टू टेस्टिफाई अगेंस्ट oneself, राइट। तो आर्टिकल 20 बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 20 जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा है, लेट्स राइट आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन, इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। मैं जो लिख रहा हूँ वो पूरे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आंसर ही लिख रहा हूँ, तो आप मेरे साथ लिखते चलो जो मैं लिख रहा हूँ। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, राइट। तो आपका भी आंसर राइटिंग हो जाएगा एंड नोट्स राइटिंग हो जाएगा यहाँ से। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ मीन्स इन 1 सेंटेंस यू कैन राइट नो रिट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लॉ, कोई रिट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लॉज नहीं हो सकता। देन आता है डबल जियोपार्डी, डबल जियोपार्डी, दिस मीन्स नो पनिशमेंट twice for the same offense, for the same offense, सेम ऑफेंस के लिए कोई एक पर्सन को 2 टाइम्स पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता। देन आता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन, सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अब ये सेल्फ इंक्रिमिनेशन क्या है? सी, सेल्फ इंक्रिमिनेशन मीन्स, सेल्फ इंक्रिमिनेशन मीन्स protection from being compelled to testify against oneself, राइट। इतना ही लिखना है। अगर आर्टिकल 20 के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि प्लीज राइट ए समरी अबाउट आर्टिकल 20, तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट लिखना है आर्टिकल 20 जो है इट प्रोटेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। और इसमें इन्वॉल्व है 3 टाइप्स ऑफ प्रोटेक्शन, जैसे कि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ मीन्स नो रिट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लॉज, एंड डबल जियोपार्डी मीन्स नो पनिशमेंट ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस, एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन मीन्स प्रोटेक्शन फ्रॉम बीइंग कंपेल्ड टू टेस्टिफाई अगेंस्ट oneself। देन आता है आर्टिकल 21। आर्टिकल
21। अब ये आर्टिकल 21 क्या है? सी, आर्टिकल 21 मीन्स राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट। एंड आर्टिकल 21 जो है, आर्टिकल 21 के ऊपर इंटरप्रिटेड हुआ है एक्सपेंसिवली इन मानिका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, राइट। केस स्टडी में क्वेश्चन आ सकता है, मानिका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, राइट। जो इसमें जो केस स्टडी आया था, एंड इसमें इंक्लूड हुआ है वेरियस राइट्स एसेंशियल टू डिग्निटी एंड पर्सनल फ्रीडम, इंक्लूड वेरियस राइट्स एसेंशियल टू डिग्निटी एंड पर्सनल फ्रीडम, राइट। तो आर्टिकल 21 इज ऑल अबाउट राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ फॉर एवरी इंडिविजुअल एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट। एंड कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉस है एंड इसका इंटरप्रिटेशन हुआ है, जैसे कि ईपी रोयाप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड विजय इमानुएल वर्सेस केरला स्टेट का जो है, वहाँ पर भी केस स्टडी है। जैसे कि ईपी रोयाप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में कहा गया है इक्वालिटी इम्प्लाइज द एब्सेंस ऑफ आर्बिटरीनेस, द एब्सेंस ऑफ आर्बिटरीनेस, राइट। तो ऐसे ही विजय इमानुएल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, वहाँ पर लिखा गया है जो हमारा जो इंडिपेंडेंस है, फ्रीडम नॉट टू सिंग द नेशनल एंथम and it is not disrespected, right? So these are some case, मतलब की केस लॉज, राइट, वो सब याद रखना है। एंड हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इन समरी, द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डायनामिक एंड इवॉल्विंग डॉक्यूमेंट दैट सीक्स टू अपहोल्ड जस्टिस, इक्वालिटी एंड डिग्निटी फॉर ऑल सिटीजन्स, राइट। एंड it blends rigidity with adaptability, ensuring that fundamental rights are safeguarded while allowing for reasonable restrictions to maintain order and integrity. Maintain order and integrity, right? So last quote in summary, you can write that the Constitution. You can write in summary that the Constitution is a dynamic and evolving document that seeks to uphold justice, equality and dignity for all citizens. It blends rigidity with adaptability, ensuring that fundamental rights are safeguarded while allowing for reasonable restrictions to maintain order and integrity. मैं डायरेक्टली आपके साथ आंसर राइटिंग भी कर रहा हूँ, सो दैट कि एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा एंड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी हो जाएगा, राइट। तो लास्ट को समरी में लिखना है, द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए डायनामिक एंड इवॉल्विंग डॉक्यूमेंट दैट सीक्स टू अपहोल्ड जस्टिस, इक्वालिटी एंड डिग्निटी फॉर ऑल सिटीजन्स. इट ब्लेंड्स rigidity with adaptability, ensuring that fundamental rights are safeguarded while allowing for reasonable restrictions to maintain order and integrity, right? So this is it all about chapter number 1.1 and 1.2, right? and इसके नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 1.3 and 1.4 के ऊपर अच्छे से एनालिसिस करेंगे. सो नाउ
this is all about chapter number 1.1 and 1.2. Thank you so much for your time. Thank you so much for your support, and happy studying.